हेलो बच्चों, एनएससीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अपन ला रहे हैं सीयूईटी के स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज, और 2 क्वेश्चन सीरीज अपन ने देखी थी। वो क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपने बहुत अच्छे से किए होंगे। आगे जो आज क्वेश्चन लेके आए हैं वो है पॉलिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पॉलिनेशन से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन आपके पास है वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। पॉलिनेशन मीन्स यानी परागण शब्द का अर्थ क्या है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो है परागकोश का स्फुटन यानी रप्चर ऑफ एंथर। सेकंड है परागकोश से वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। थर्ड ऑप्शन आपके पास है एक ही पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण यानी एक ही पुष्प की बात कर रहा है ये परागकोश से। फोर्थ ऑप्शन आपके पास है पोलिनिया का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ पोलिनिया। तो ऑप्शन देखते हैं अपन, यानी पॉलिनेशन का अर्थ पूछ रहा है आपसे। तो परागकोश का स्फुटन, परागकोश का स्फुटन होता है क्या? पॉलिनेशन। आपने पढ़ रखा है पॉलिनेशन क्या? परागकोश से वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण। थर्ड कह रहा है एक ही पुष्प में, तो जरूरी थोड़ी है एक ही पुष्प में परागकोश से, यानी पॉलिनेशन तो सभी पुष्पों में होता है, एक ही पुष्प की बात थोड़ी है। पोलिनिया का निर्माण यानी ये पोलिनिया का निर्माण आपके क्या किसमें होगा? अलग जो स्पीसीज है यानी आक होता है उसमें फॉर्मेशन होता है। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? सेकंड नंबर, परागकोश से वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण, यानी सेकंड जो ऑप्शन है वो आपकी राइट हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी एंथर से डायरेक्ट स्टिग्मा पे क्या हो जाएगा, यानी अवतरण मंच प्रदान करती है। पिछली क्लास में अपन ने देखा था स्टिग्मा, तो स्टिग्मा पे जब भी पोलन ग्रेन आएंगे उस जो प्रोसेस है उस वो क्या कहलाएगी? आपके पॉलिनेशन कहलाती है, परागण कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपन जाते हैं। तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, यानी स्व परागण किसे कहेंगे? जब बच्चों एक ही जो पादप है उसमें पुष्प में पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है तो वो क्या कहलाएगी? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। यानी ये क्या कह रहा है? एक ही पुष्प में परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा द सेम फ्लावर। सेकंड क्या कह रहा है? दूसरे पुष्प पर। ये तो क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, यानी दूसरे जो फ्लावर की बात करेगा तो क्या आ जाएगा? ये क्रॉस पॉलिनेशन। वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाएगा? क्रॉस। थर्ड कह रहा है दो पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया। फोर्थ ऑप्शन आपके पास है परागकोश और वर्तिकाग्र का भिन्न भिन्न समय पर परिपक्वन है, यानी अलग अलग टाइम पे क्या हो जाए। तो ये तो क्या है? इनके लिए कंडीशंस होती हैं। अगर परागकोश और वर्तिकाग्र का भिन्न भिन्न टाइम पर परिपक्वन होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए इजी रहेगा। यानी परागकोश और वर्तिकाग्र का एक समय में होगा तो वहां पे क्या है? आपके ऑटो पॉलिनेशन यानी सेल्फ पॉलिनेशन करने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। अगर दोनों अलग अलग टाइम में होंगे तो वहां पे क्या हो जाएगी? जो आपके स्वपरागण है वो नहीं हो पाएगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कंडीशन होती है कौन सी? ये भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व होने वाली। तो आपके पास कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? आप देखो, देखिए चारों ऑप्शन। और आपको जो भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, यानी जो क्वेश्चन पूछना हो आगे और जिसमें डाउट लगे हो तो वो आप क्वेश्चन में कमेंट कर सकते हो। तो कमेंट करोगे तो, और आगे कौन कौन से टॉपिक आपको और क्वेश्चन के लिए चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दिया। नेक्स्ट दो देखो यहाँ पे। तो अब ये स्वयुग्म कौन सा, यानी एक ही पुष्प में परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? आपके सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? निम्नलिखित में से कौन सा पादप उन्मिल परागणी पुष्प, ये आपके एनसीईआरटी में ऐसी लैंग्वेज दे रखी है सेम टू सेम, यानी उन्मिल पुष्प और कौन से हैं? अनुन्मिल परागण पुष्प। तो अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस बोथ चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो बच्चों चेस्मोगेमस किसे कहेंगे? ऐसे फ्लावर जो खुले रहते हैं, ओपन फ्लावर क्या कहलाते हैं? चेस्मोगेमस कहलाते हैं। और जो पुष्प हमेशा बंद रहते हैं उनको क्या कहेंगे? क्लिस्टोगेमस। क्या कहेंगे? यानी बंद पुष्प जो कभी ओपन नहीं होता है उसको क्लिस्टोगेमस कहते हैं, और जो हमेशा ओपन रहते हैं वो क्या कहलाएंगे? चेस्मोगेमस कहलाते हैं। तो ऐसे कौन से पुष्प हैं जिनमें ये दोनों टाइप पाए जा सकते हैं? तो आपको ये जो फैक्ट है वो याद रखना है, यानी वायोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलाइना और सभी। तो इन सभी में यानी कौन कौन से ऑप्शन ध्यान रखने आपको? ये देखो वायोला, सेकंड क्या है आपके? ऑक्जेलिस, और जो थर्ड है आपके यहाँ पे क्या है? कॉमेलाइना, जिसको हिंदी में कनकोआ कहा जाता है, कॉमेलाइना। इन सब में
दोनों टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं, यानी बंद प्रकार के भी और खुले प्रकार के भी। चेस्मोगेमस भी पाए जाएंगे और क्लिस्टोगेमस भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। ये आपके सीयूटी में आ चुका क्वेश्चन है, PYQ लगा लो इसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ये जो एग्जांपल है आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ अगर 2-3 बार अगर रिवाइज करोगे तो आराम से आपको लर्न हो जाएगा। वायोला, ओक्जेलिस और कॉमेलाइना, ये तीनों टाइप के जो फ्लावर हैं, इन तीनों में क्या होगा, दोनों प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं, चेस्मोगेमी भी और क्लिस्टोगेमस भी। ये जो क्लिस्मोगेमी है ये किसके लिए कंडीशन पाई जाएगी, स्वपरागण के लिए बच्चों, यानी ऑटो पॉलिनेशन करने के लिए या सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्योंकि फ्लावर बंद टाइप का होगा तो उसी फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है वो उसी की स्टिग्मा पे जाके क्या हो जाएंगे, गिर जाते हैं। इसलिए ये कंडीशन किसके लिए पाई जाएगी, स्वपरागण के लिए। जो क्लिस्टोगेमस है, बंद प्रकार के जो फ्लावर है, वो किसके लिए पाया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ओपन होगा तो वो अपने फ्लावर के पोलन ग्रेन से भी परागित हो सकता है और जो दूसरे फ्लावर है उनसे भी परागकण आके इसकी स्टिग्मा पे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। इसलिए ये वाली जो कंडीशन है चेस्मोगेमी, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है एंड इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। अब अगर आपको सिर्फ यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कराना हो, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कराना हो, क्रॉस पॉलिनेशन, तो यहाँ पे वीपुंसन की क्रिया कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, वीपुंसन की क्रिया कर दी जाएगी, यानी इसके जो स्टेमन है उनको काट दिया जाएगा और बैगिंग कर दी जाएगी ताकि दूसरे फ्लावर है उसके जो परागकण है वो इस फ्लावर पे ना आए, यानी विपुंसन की क्रिया करवा के आप यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, एक एक स्टेप को आपको देखना है। निम्न में से कौन सा मादा युग्मकोद्भिद को निरूपित करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर रहा है। यहाँ कमेंट करके तुम लोग ये बताओगे कि मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कौन करता है। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कौन करता है। यहाँ क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहे हैं, मादा युग्मकोद्भिद को निरूपित कौन करता है। तो बच्चों अपन ने कल स्ट्रक्चर देखी थी एक, तो देखो यानी ये बैग लाइक स्ट्रक्चर देखी थी कल, एक बैग लाइक संरचना, जो आपके ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एक ऐसी संरचना का निर्माण हुआ था ना, ओव्यूल के अंदर, जिसमें ये जो मिड में है आपके ये सेंट्रल न्यूक्लियाई थे, सेंट्रल न्यूक्लियाई, यहाँ पे आपकी एंटीपोडल सेल थी। कौन सी सेल थी बच्चों, एंटीपोडल सेल। और ये यहाँ पे आपके मिड में एग सेल थी और साथ में इसके कौन सी सेल थी, सिनर्जिड सेल, यानी सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। ये आपके सिनर्जिड सेल, ओके। और ये सेंट्रल न्यूक्लियाई, ये एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, यानी ये बैग लाइक संरचना जो बनी थी ये क्या होती है, फीमेल गैमेटोफाइट कहलाती है, यानी फीमेल गैमेटोफाइट। मादा युग्मकोद्भिद को रिप्रेजेंट करती है ये जो संरचना। इसमें कितनी सेल है, 7 सेल्ड होता है। ये क्या होता है, 7 सेल्ड
और 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस दिखेंगे, लेकिन दोनों मिला के एक सेल बन जाती है। तो सेल कितनी हो गई, 7 सेल हो गई, और न्यूक्लियस कितने हो गए इसमें, 8 न्यूक्लियस। ये वाली बात आपको स्पेशल नोट में नोट कर लेनी है। और ये जो बैग लाइक संरचना है, इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो शेक कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो शेक। भ्रूण कोष कहा जाता है, कोष नहीं कहा जाता, ध्यान रखना, कोष। कोष तो एंडोस्पर्म को कहा जाता है, जो कि बाद में इसका फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे, इसके पास एक पोलन ग्रेन यानी मेल गेमेट आएगा, मेल गेमेट आएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएंगे, 3N हो जाएंगे, और 3N से आगे भ्रूण कोष का निर्माण होता है। किसका होगा, भ्रूण कोष का। और ये क्या है, कोष है, एम्ब्रियो शेक। तो ध्यान रखना, यहाँ देखो, देखिए कौन से ऑप्शन में आपको भ्रूण कोष दिख रहा है, भ्रूण कोष नहीं करना है, मैं अभी दोबारा कह रही हूँ आपको। भ्रूण कोष तो 3N बनने के बाद में, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा ना, ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनेगा बच्चों। आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन, देन द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड। यानी जब ट्रिपल फ्यूजन होगा, उसके बाद में भ्रूण कोष का निर्माण होगा। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है आपको, ये क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्ब्रियो आपको पता है, एम्ब्रियो कब बनेगा, ये जो बीच में एग सेल है, एग सेल के पास मेल गेमेट आएगा। अरे 2 मेल गेमेट बने थे ना, एक माइक्रोस्पोर से कितने मेल गेमेट बने थे बच्चों, 2 मेल गेमेट बने थे। एक मेल गेमेट तो किसके पास आ जाएगा, इस एग सेल के पास आ जाएगा, और एक यहाँ सेंट्रल न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। तो यहाँ से तो किसका निर्माण हो जाएगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। और बच्चों यहाँ ये जो एग सेल है, इसके पास एक मेल गेमेट आएगा, तो यहाँ जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से किसका फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप होगा। तो ओके, ये वाला भ्रूण कोष नहीं होगा, जायांग, यहाँ ये जाइगोट नहीं है, जायांग है, यानी गाइनोसियम, गाइनोसियम। ओके बच्चों, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके, सेकंड नंबर वाला आपके ऑप्शन राइट है, भ्रूण कोष। ठीक है, क्लियर दैट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है परिभ्रूण कोष क्या होता है, पेरिस्पर्म किसे कहते हैं, व्हाट इज पेरिस्पर्म, व्हाट इज पेरिस्पर्म। चलो तो एक बार अपन देख लेते हैं क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पे। ये आपके क्या है बच्चों, न्यूसिलस, यानी बीजांड काय, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बीजांड काय बोलेंगे। जो आपके ओव्यूल होगा, क्या होगा, ओव्यूल, यानी बीजांड। इसकी संरचना अपन ने कल देखी थी, यानी यहाँ पे क्या है, ये इंटीग्यूमेंट्स है, इंटीग्यूमेंट्स। ये वाला रीजन कौन सा है, माइक्रोपाइलर रीजन। क्लियर, ये यहाँ पे ये वाला पार्ट, यानी इंटीग्यूमेंट से जब बीजांड वृंत जुड़ेगा, तो ये वाला जो मिड वाला पार्ट है, ये वाला देखो, ये वाला कल मैंने बताया था क्या होता है, हाइलम होता है। यानी बीजांड की जो काया है, उससे जहां पे बीजांड वृंत, ये क्या है, बीजांड वृंत होता है।
सबको पता है गाइनोसियम, देखो ये वाली स्ट्रक्चर होती है, थोड़ा सा एक बार आप देख लो, ये स्टिग्मा है। बार बार अगर इनको रिवाइज करेंगे वर्ड्स को तो आपके क्या हो जाएंगे, ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे। स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये वाला पार्ट ओवेरी होता है, और ओवेरी हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडाशय बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, लोक्यूल होते हैं। लोक्यूल कौन सी जगह होती है, लोक्यूल को क्या बोलेंगे, कोष्टक बोलते हैं, जिसमें बीजांड लगे हुए हो, और बीजांड जिस संरचना से लगे हुए होते हैं वो अपरा कहलाता है। क्या कहलाएगा, अपरा कहलाता है। यानी अपरा वाला पार्ट यहाँ पे बीजांड जुड़ा, जिससे ऐसे ऐसे देखो इस टाइप से बीजांड जुड़ा रहे, ये वाला पार्ट यानी अपरा से जुड़े रहेंगे यहाँ पे। ये वाला बीजांड का क्या कहलाता है, फ्यूनिकल कहलाता है, फ्यूनिकल। बीजांड वृंत जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बीजांड वृंत। और बीजांड वृंत आगे जो कोष्टक है उससे किस वाले पार्ट से, अपरा से जुड़ता है। किससे जुड़ेगा, अपरा से। ये बीजांड वृंत है, ये वाली तो बात कर रही हूं मैं, ये देखो ये बीजांड वृंत है, ठीक है। और बीजांड वृंत ये इंटीग्यूमेंट है, उनसे आके जुड़ता है, आगे ये न्यूसिलस से जोड़ेगा इसको, ठीक है। इंटीग्यूमेंट्स किसके ऊपर है, न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या है, 2n कोशिकाएं हैं, और 2n खूब सारी कोशिकाएं हैं, और खूब सारी कोशिकाओं का इकट्ठा एक समूह बन जाता है, वो क्या कहलाता है, आपके न्यूसिलस कहलाएगा। जो आगे क्या बनाएगा, किसका निर्माण करेगा, आगे एम्ब्रियो शेक का डेवलपमेंट होगा ना आगे। पहले क्या बनेगी, यहाँ पे मेगा स्पोर बनेंगे, और मेगा स्पोर आगे डिवाइड होके क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो शेक बनाएंगे। ये सारी प्रोसेस किसके अंदर हो रही है, ओव्यूल के अंदर। किसके अंदर हो रही है, ओव्यूल के अंदर। तो एक एक कॉन्सेप्ट को समझो कि हो कैसे रहा है। यानी जब अपन फ्रूट की बात करते हैं, फ्रूट क्या है, मैंने क्या बताया था, मैच्योर ओवेरी क्या कहलाती है, फ्रूट कहलाती है। और बीज जो होते हैं वो आपके क्या है, बीजांड है। क्या है, बीजांड है। तो जो ओवेरी है वो दो प्रकार की, या तो संयुक्तांडपी, बहुत सारे कार्पल हैं, और बहुत सारे कार्पल आगे अंडाशय वाले पार्ट से जुड़े रहते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, सिनकार्पस कहलाती है। और अगर अलग अलग है तो वो युक्तांडपी प्रकार का गाइनोसियम होगा। यानी सारे के सारे कार्पल का जो अंडाशय वाला पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, सब कुछ अलग अलग होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वियुक्तांड। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे अपन फिर बात करें तो जो मिड मतलब नीचे वाला फूला हुआ पार्ट है, जो अंडाशय ओवेरी कहलाएगा। ओवेरी के अंदर क्या पाए जाएंगे, लोक्यूल पाए जाएंगे, कोष्टक पाए जाएंगे। कोष्टक के अंदर क्या है, एक, जैसे कि मान लो एक कोष्टक हो सकता है, एक ओव्यूल भी हो सकता है, एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं। यानी अगर एक बीज होगा तो ओव्यूल भी कितना होगा, एक होगा। और एक से अधिक बीज है तो ओव्यूल भी क्या होंगे, एक से अधिक होंगे। यानी एक बीज का निर्माण किससे होता है, ओव्यूल से ही हो रहा है। चलो तो यहाँ अगर बात करते हैं आगे, ये आपकी कौन सी संरचना है, ओव्यूल है। ओव्यूल के ऊपर क्या, ओव्यूल के अंदर वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, इंटिग्यूम। जो ओव्यूल है उसके जो अंदर वाला पार्ट है वो न्यूसिलस कहलाएगा। और न्यूसिलस को कवर करके रखता है, प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर कवरिंग पाई जाएगी। वो जो कवरिंग है वो इंटिग्यूमेंट्स कहते हैं। और कई ऐसे भी बीजांड होते हैं जिनके ऊपर कवरिंग नहीं पाई जाती, जैसे कि आपके चंदन है। चंदन का जो बीजांड है उसके ऊपर तो ध्यान रखना है, यहाँ पे चंदन जो है, यहाँ एक नोट करके लिख लो, सेंटलम। सेंटलम यानी चंदन के बीजांड पर इंटिग्यूमेंट्स नहीं पाए जाते, इंटिग्यूमेंट्स का अभाव होता है। ये आप थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन के साथ में स्पेशल नोट के रूप में लिख लेना, ठीक है। अब देखो तो ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या हो गया, हाइलम हो गया, और ये बीजांड वृंत हो गया। क्या हो गया, बीजांड वृंत हो गया ये वाला पार्ट। अब यहाँ देखो अंदर न्यूसिलस भरा पड़ा है। न्यूसिलस की कोई एक सेल क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। और एक्टिव होने के बाद में यहाँ पे माइक्रोपाइलर रीजन से एक्टिव होगी। यहाँ की एक कोशिका क्या हो जाएगी, इसमें स्टोर्ड फूड होगा और थोड़ी बड़ी हो जाएगी, यानी सक्रिय प्रकार की हो जाएगी। और सक्रिय होने के बाद में इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। और मियोसिस होने के बाद में कितने बनेंगे, 4, जिसमें से 3 तो क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। एक बचता है नीचे वाला, वो आगे डिवाइड करेगा, माइटोसिस, उसमें 2-2 बार, यानी एक सेल ऊपर चली जाती है, एक सेल, कल सारी बात बता रखी है नीचे, और उन सब में 2-2 माइटोसिस होंगे। 4-4 कोशिकाएं, 4 ऊपर वाले सिरे पे और 4 कोशिकाएं कितने हो गई नीचे वाले सिरे में। टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लियस, जिनमें से जो 6 हैं
उनके ऊपर तो भित्ति का निर्माण हो जाएगा, यानी 6 न्यूक्लियस तो क्या कर लेंगे, भित्ति डेवलप कर लेंगे। तो भित्ति वाली कोशिकाएं हो गई 6, तो और 2 क्या हो जाएंगे जिनके ऊपर किसी वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा, और वो दोनों क्या हो जाएंगे, मिड वाले पार्ट में आके स्टोर हो जाएंगे, जो कि सेंट्रल न्यूक्लियाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंट्रल न्यूक्लियाई। एक एग सेल और 2 उसके साथ वाली, यानी 3 ऊपर और 3 एंटीपोडल नीचे, ये टोटल। फिर इनके ऊपर एक क्या हो जाएगी, कवरिंग हो जाएगी, तो थैले जैसी संरचना बन जाएगी, वो आपके क्या कहलाता है, एम्ब्रियो शेक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भ्रूणकोश कहलाएगा। और यही जो संरचना है वो आपके क्या कहलाती है, मादा युग्मकोद्भिद। ये वाली बात अपन ने कर ली थी। अब क्या कह रहा है, पेरी भ्रूणकोश होता है, यानी पेरिस्पर्म किसे कहते हैं। तो बच्चों देखो, जब तक ये सारा डेवलपमेंट हो रहा है ना, सारा का सारा डेवलपमेंट, तब तक इनको फूड प्रोवाइड किससे हो रहा है, न्यूसीलस से, क्योंकि न्यूसीलस की जो कोशिकाएं हैं उसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, यानी फूड का यहाँ पे स्टोरेज होता है। तो जब तक कि भ्रूणकोश का निर्माण, अब देखो भ्रूणकोश का निर्माण कब होगा, जब ट्रिपल फ्यूजन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में सेंट्रल न्यूक्लियाई के पास एक मेल गैमेट आएगा और 3 एन बन जाएंगे, 3 एन, यानी भ्रूणकोश की जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होंगी, प्लॉइडी में ट्रिपल प्लॉइडी होगी, यहाँ पे 3 एन होगी, ट्राइप्लॉइडी मिलेगी यहाँ पे देखने को। तो भ्रूणकोश की जो कोशिकाएं, ध्यान रखना आपको, 3 एन होती है। कैसी होती है, 3 एन होती है। तो जब तक भ्रूणकोश का निर्माण नहीं होता तब तक बच्चों जो है कहाँ से पोषण मिलता है, न्यूसीलस से। अब जैसे कुछ है उनमें तो जब एम्ब्रियो शेक वाली कंडीशन होती है तो पूरा का पूरा जो न्यूसीलस है वो डिजनरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनमें न्यूसीलस की जो लेयरिंग है वो प्रेजेंट रहती है कईयों में, तो उसको क्या बोला जाता है, पेरिस्पर्म बोला जाता है। यानी न्यूसीलस का बचा हुआ भाग ही क्या कहलाता है, पेरी, यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूसीलस। क्या बोल सकते हैं इसको बच्चों, रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूसीलस, remaining part of nucellus, nucellus that is called perisperm। तो ये वाली चीज इंपोर्टेंट लगा लो बच्चों, इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्वेश्चन सीयूईटी 2026, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड लगा लो। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो बच्चों जो भी चीज अगर कुछ पूछनी हो, आगे कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना आप, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एनाट्रोपस प्रकार के बीजांड होते हैं, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल्स। बच्चों कल एक बात बताई थी आपको, 82% फैमिलीज के जो सदस्य हैं उनमें किस टाइप का ओव्यूल पाया जाएगा, एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल पाए। अभी देखो आप, टाइप होते हैं बीजांड के खूब सारे, आपको पता होगा सबको, कैंपाइलोट्रोपस, एनाट्रोपस, ससिनोट्रोपस। तो 6 प्रकार के जो बीजांड है, यानी बीजांड के कितने प्रकार होंगे, 6 प्रकार होते हैं। उनमें से जो ये एनाट्रोपस है वो कितनी फैमिलीज में पाया जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 82% फैमिली में कौन सा पाया जाता है, एनाट्रोपस। ये कैसा होता है, ये ऐसे पूछ रहा है, तो अपन एक बार ये आकार बना लेते हैं बीजांड का, ठीक है। जो अपन बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं अपन, तो एंजियोस्पर्म में कौन सा पाया जाता है, एनाट्रोपस। तो ये जो संरचना अपन बनाते हैं ओव्यूल की, वो किसकी है, एनाट्रोपस की है। अगर मैं यहाँ पे ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस दोनों का कंपेयर करके यहाँ बताऊं तो आपको इजीली यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा। ये देखो यानी ये वाला पार्ट आपके क्या हो गया, फ्यूनिकल। ये देखो आप, ठीक है बच्चों। ये वाला पार्ट कौन सा आपके, माइक्रोपाइल। और ये अंदर वाली संरचना क्या है, एम्ब्रियोशेक, एम्ब्रियोशेक। ये चलाजल रीजन होता है, चलाजल रीजन, ये सब आपने पढ़ रखा है ना, ठीक है, पता ही आपको सबको। ये वाली जो संरचना है वो एम्ब्रियोशेक है, क्या है, एम्ब्रियोशेक। तो बच्चों यहाँ देखो, माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो। क्या बात ध्यान रखनी है,
माइक्रोपाइल, चला जा और फ्यूनिकल, तीनों जब एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो वो कौन सा कहलाता है? ऑर्थोट्रोपस कहलाता है। क्या कहलाएगा? ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, प्रकार का बीजांड। यहाँ इसमें कौन सा पूछा है अपन को? प्रकार एनाट्रोपस। तो एनाट्रोपस की अगर मैं संरचना बनाऊं तो देखो आप, ये वाली जो संरचना है यहाँ पे, ये देखो, ये वाला माइक्रोपाइल रीजन हो गया, ये वाला कौन सा रीजन है? चला जा, ठीक है। और ये वाला रीजन आपके क्या है? एम्ब्रियो शेक, यानी अगर इसको दूसरी तरीके से अपन बनाए तो ये देखो, ये वाला रीजन क्या हो गया? माइक्रोपाइल। आपके एनसीईआरटी में ये संरचना देखिए सेम ऐसी है, बस इसको उल्टा करके, जैसे ये ऑर्थोट्रोपस है, इसको उल्टा करके ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर दिखा दिया, इसमें ये वाला पार्ट, यानी कहने का मतलब है जो माइक्रोपाइल वाला रीजन है वो देखो, इसमें फ्यूनिकल वाला पार्ट है, माइक्रोपाइल वाला पार्ट क्या है? नीचे की साइड में है, तो माइक्रोपाइलर वाला रीजन है, ये वाला चला जा, और ये एम्ब्रियो शेक है, यानी उल्टा होता है। एनाट्रोपस कैसा होगा? उल्टा होगा। ये जो फ्यूनिकल वाला पार्ट है ये इस तरह से रोटेट कर लेगा कि ये जो माइक्रोपाइलर रीजन है वो नीचे की साइड में चला जाता है। ये जो संरचना दिखा रखी है आपको, ये सिर्फ ऐसे बना के दिखा रखा है आपको एनसीईआरटी ने डायग्राम, ये उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा, यानी एनाट्रोपस संरचना में कैसे होंगे? उल्टे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, तो ये ध्यान रखना कैसा होगा। सीधे कौन से होते हैं बच्चों? ऑर्थोट्रोपस। कौन से होंगे? सीधे यहाँ पे कौन से हैं? ऑर्थोट्रोपस प्रकार के। और जो उल्टे हैं कौन से हैं? ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, जो 7 नंबर क्वेश्चन वो कह रहा है निम्न में से किस प्रकार का भ्रूणपोष आवर्त बीजियों में सबसे अधिक पाया जाता है? भ्रूणपोष, यहाँ देखो भ्रूणकोष और भ्रूणपोष को सर्किल कर लेना, आपको क्या कर लेना है? सर्किल कर लेना है। किस प्रकार का भ्रूणपोष आवर्त बीजियों में अधिक पाया जाता है? विच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म? ठीक है, तो अब बताओ आप, जब मैंने फॉर्मेशन कराया था तो मैंने क्या बताया था? न्यूसिलस की कोई एक सेल, न्यूसिलस की कोई एक सेल, कोई एक सेल कौन से रीजन से? ध्यान रखना है, माइक्रोपाइलर रीजन से। कौन से रीजन से? माइक्रोपाइलर जो रीजन है, माइक्रोपाइलर रीजन से एक्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? एमएमसी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? एमएमसी। क्या मेगास्पोर मदर सेल बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर है क्या? यानी क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। इसमें अपन क्या कराएंगे बच्चों? मियोसिस कराएंगे। क्या कराएंगे? मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे। अर्धसूत्री विभाजन बनेंगे तो कितनी कोशिकाएं बन गई? यहाँ पे 4 बन गई, जिसमें से अगर बार बार इन चीजों को अपन रिपीट करेंगे बच्चों तो आपकी क्या हो जाएंगी? मेमोरी में अच्छे से याद हो जाएंगी। क्या बताया मैंने? ये क्या हो जाएंगे? डीजनरेट हो जाएंगे। बचेगा कौन सा? ये नीचे वाला। ये एक क्या करेगा आगे? इसमें समसूत्री विभाजन हो जाएगा और 2 का निर्माण हो जाएगा। किसका? 2 का। ये दोनों एक इस सिरे पे चले जाएंगे, एक इस सिरे पे। वापस से यहाँ पे 2 माइटोसिस होंगे और कितनी सेल बन गई? 4 सेल बन गई। ठीक है, जिनमें से 2 के ऊपर भित्ति नहीं है, यानी ध्यान रखना ये जो 2 है ये भित्ति रहित है। कैसी है? भित्ति रहित है।
तो ये क्या बनाएंगी, सेकेंडरी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगी। और ये जो 3 और 3 ये जो 6 है वो कैसी हैं, भित्ति युक्त कोशिकाएं, भित्ति युक्त कोशिकाएं। अब क्या पूछ रहा है आपको, आपको पूछ रहा है किस प्रकार का भ्रूणपोष आवर्त बीजों में सबसे अधिक पाया जाता है। तो अब यहां बताओ, मैंने 3 में से कितनी ली है कोशिका, ये टोटल 4 है, 4 में से मैंने 3 को तो क्या कर दिया, डी जनरेट कर दिया, तो ये 1 है, यानी 1 बीजाणु कैसी हो गई, अरे 4 मेगा स्पोर बने थे जिसमें से 3 को तो क्या कर दिया, डी जनरेट कर दिया, 1, तो 1 देखो कौन सा है। अब द्विबीजाणु का, यानी ये ऑप्शन भी काट दो, इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं टेट्रास्पोरिक प्रकार का, तो ये भी काट दो, यानी द्विबीजाणु भी नहीं है टेट्रास्पोरिक, एक बीजाणु 2 में है ना। अब ओनाग्रेड प्रकार का और पॉलीगोनम प्रकार का, तो जिसमें भी अपन 8 बनाएंगे, यानी 8 न्यूक्लियस है ना, 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, वो पॉलीगोनम प्रकार का होता है। किस प्रकार का होगा, पॉलीगोनम प्रकार का होगा। तो यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 4 नंबर। एक बीजाणु और एक बीजाणु के आगे डेवलप होके अपन कितने न्यूक्लियस बना रहे हैं, 8 न्यूक्लियस, तो 8 न्यूक्लियस जिसमें बनेंगे वो पॉलीगोनम प्रकार का होता है। किस प्रकार का, पॉलीगोनम प्रकार का। तो ये आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, 4 नंबर। तो ये सर्वाधिक पाया जाता है, क्या हो जाएगा, इस प्रकार का भ्रूणपोष आवर्त बीजों में सबसे अधिक पाया जाता है। क्लियर है मेरे हिसाब से, आगे चले अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब नाभिका, निभाग तथा बीजांड द्वार सभी एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं तो बीजांड कहलाता है। अभी देखो, अभी मैंने डायग्राम बनाया था, ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ ये वाला पार्ट माइक्रोपाइलर और चलाजल रीजन और फ्यूनिकल तीनों एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं सीधे। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये वाला डायग्राम। अब नेक्स्ट देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, जब नाभिका, निभाग तथा बीजांड द्वार सभी एक सीधी रेखा में होते हैं तो बीजांड कौन सा कहलाता है। When nucleus, chalaza and micropyle lie in one straight line, the ovule is called। तो कौन सा होगा, अभी अभी बताया था मैंने, ऑर्थ्रोटोपस। कौन सा हो जाएगा, ऑर्थ्रोटोपस का डायग्राम अभी बताया था मैंने, तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा ऑर्थ्रोटोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे सामान्य प्रकार का परागण है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो बच्चों सबसे सामान्य प्रकार का ये फैक्चुअल आपको याद रखना है, किस प्रकार होता है, कौन सा, देखो कीट परागण। कौन सा होता है, एंटोमोफाइली। कौन सा होगा, एंटोमोफाइली, यानी इंसेक्ट पॉलिनेशन सबसे होता है पॉलिनेशन। ऑर्निथोफाइली यानी पक्षी के द्वारा होने वाला, ये जो टर्म है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, बर्ड पॉलिनेशन, ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। जो मोलस्का के द्वारा यानी स्नेल के द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं, मेलेकोफिली बोलते हैं, स्नेल पॉलिनेशन। चमगादड़ के द्वारा उसको काइरोप्टोरीफाइलो यानी बैट पॉलिनेशन। ये आपका होमवर्क, आप लिखोगे बैठ के, इस टर्मिनोलॉजी को अच्छे से करोगे, क्योंकि किसी का भी पूछ लिया जाएगा, स्नेल के द्वारा होने वाले को क्या कहेंगे, चमगादड़ के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को क्या कहा जाएगा, पक्षी के द्वारा होने वाले को। तो सारे के सारे आप 2-3 बार लिखोगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। जितना लिख लिख के और बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा है, कीट परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। सत्य कथन का चयन कीजिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या कह रहा है, अभी मैंने बोला था ना आपको कि गलत और सही पे सर्किल कर लो, जो भी चीज यहाँ पे आपको स्पेशल लगे उसको क्या कर लेना है, सर्किल, ताकि मेमोरी में फीड रहे कि अगला क्या पूछ रहा है, वरना गलत की जगह सही और सही की जगह गलत हो जाएगा। तो सत्य कथन का चुनाव करना, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, इंसेक्ट आर द मोस्ट इफेक्टिव बायोलॉजिकल पॉलिनेशन एजेंट, यानी जंतुओं में कीट सबसे प्रभावी जैविक परागण कारक हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, जंतुओं में कीट सबसे अधिक अभी अभी तो क्वेश्चन किया है ना, सबसे ज्यादा परागण किसके द्वारा, तो जो कीटों के द्वारा होता है। सामान्यतः जंतु परागित पुष्प विशेष जंतुओं के लिए अनुकूलित होते हैं सॉरी। तो देखो ये वाली बात भी बिल्कुल ओके है, एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर यूजुअली अडेप्टेड टू स्पेसिफिक एनिमल। ये नहीं है कि हर किसी एनिमल के द्वारा पुष्पों में परागण हो जाएगा, पर्टिकुलर जो स्पीसीज के पुष्प है वो पर्टिकुलर एनिमल के द्वारा ही क्या होते हैं, पॉलिनेटेड होते हैं। तो ये बिल्कुल राइट बात है, अडेप्शन होता है ये।
ये इनमें अडेप्शन पाया जाएगा। थर्ड जो ऑप्शन है वो कह रहा है कई जातियों में पुष्प परागणकर्ताओं को मकरंद एवं आवास प्रदान करते हैं। तो फ्लावर्स प्रोवाइड नेक्टर एंड समटाइम्स शेल्टर टू पॉलिनेशन। शेल्टर मतलब शरण देना, नेक्टर मकरंद, मकरंद देंगे, तो बिल्कुल ठीक बात है। कई जातियों में पुष्प परागणकर्ताओं को मकरंद एवं आवास प्रदान, यानी बिल्कुल राइट है। तो आंसर क्या है, हो जाएगा आपका सभी, बिल्कुल ठीक है सारे के सारे। तो ओके बच्चों, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है जो मैंने पूछा था क्वेश्चन उसका, और जो भी आपके डाउट हैं, जो क्वेश्चन आपको आगे चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच।